नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में उपन्यास है और उसमें झूठा सच उपन्यास है, वह उपन्यास हम देख रहे हैं। हमने लगभग झूठा सच उपन्यास के 21 भाग देखे हैं और आज इसके अगले का यानी 22वां भाग आज बनने जा रहा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि तारा और जो प्रसाद जी है वह बाहर आए थे और वह तारा को लग रहा था यह किसी हमें नौकरी दिलवाने के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में ले जा रहे हैं, लेकिन वह किसी अच्छे से एक रेस्टोरेंट में ले जाकर या फिर उसके बाद उसके ऑफिस में ले जाकर प्रसाद जी के वहाँ उसको बिठाते हैं और फिर उसके गालों को स्पर्श कर कर हाथों से थपथपाते हैं। तो वह तारा को एक अजीब लगता है और तारा जाने के लिए खड़े हो जाती है और वह कैंप लौटना चाहती है। यहाँ तक हमने पिछला भाग देखा था और अब इसके आगे का अंश जो है इस भाग में देखें। सहलाते हुए मुस्कुराए थे, कुर्सी पर ही सो गई थी, तख्त पर नहीं लेटी। उन्होंने तारा के गाल पर थपथपा दिया। यानी वह तारा जो है वह तख्त पर न न सोकर कुर्सी पर ही बैठे बैठे वह लेट चुकी थी और वह ऐसे कहते हुए प्रसाद जी उसके गालों पर थपथपा रहे थे। तारा प्रसाद जी का हाथ हटाकर खड़ी हो गई। मैं आप जाना चाहती हूँ, कैंप में मुझे लिस्ट पूरी करनी है। वह कहती है कि मैं आप जाना चाहती हूँ, कैंप में मुझे लिस्ट पूरी करनी है। यहाँ तक हमने देखा था। अरे जल्दी क्या है, हम छोड़ आएंगे, 15-20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी, बैठो तो। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं बैठो, 15-20 मिनट बाद गाड़ी आ जाएगी और फिर छोड़ देंगे। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों कष्ट करेंगे, रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। यानी वह प्रसाद जी को तारा कह रही कि जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप सिर्फ रास्ता बता दीजिए, ऐसा वह तारा कहती है। तारा फिर बैठती नहीं। प्रसाद जी उसे सवारी तक छोड़ आने के लिए जीना उतर कर समझाते गए। यहाँ ओडियन के पास से सब जगह के लिए सवारी मिल जाती है। यानी वह तारा रुकी नहीं और वह जा रही थी, तो उसके पीछे पीछे प्रसाद जी भी उसके साथ साथ उसको समझाते हुए नीचे आ रहे थे। और वह आने के बाद वह बोले, यहाँ ओडियन के पास से सभी तरफ जाने वाले जो है ओडियन के पास से सभी जगह के लिए सवारी मिल जाती है, यानी तांगे वाले या रिक्शे वाले मिल जाते। यहाँ से फव्वारे तक 2 आने लगते हैं। फव्वारे से कश्मीरी दरवाजे और कचहरी के लिए 6 पैसे या 2 आने। हम फिर आएंगे कैंप में, कोई फिक्र न करना। यानी वह तारा से कह रहे हैं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, 6 पैसों में आप वहाँ पहुँच जाओगे। और वह कहते कि कोई फिक्र मत करना, हम फिर आएंगे कैंप में। प्रसाद जी ने तारा को फव्वारे के लिए सवारी पुकारते तांगे पर बैठा दिया। यानी जो तांगे वाला फव्वारे जो जगह का नाम था, वहाँ तक कि वह पुकार रहा था, तो उस तांगे पर प्रसाद जी ने तारा को बिठा दिया। तांगे पर 3 सवारियाँ मौजूद थी। उसके बैठ जाने पर प्रसाद जी ने गाड़ी का लिफाफा भी उसकी गोद में साड़ी का लिफाफा भी उसके गोद में रख दिया। यानी लिफाफे में वह तांगे में पहले से 3 सवारियाँ थी और तारा एक बैठी और 4 हो गई। उसकी जो भी सीट की मर्यादा है वह पूरी हुई और वह निकलने वाला था। तभी वह प्रसाद जी ने जो साड़ी का लिफाफा था वह उसके गोद में रख दिया। तांगा ओडियन से चल पड़ा तो तारा ने अपरिचित सवारियों की संगति में अज्ञात सड़क पर एक लफंगे के हाथों से मुक्ति पा जाने की सांत्वना का सांस लिया। यानी तांगा चल पड़ा तो उसने एक जो प्रसाद जी जैसे क्रूर व्यक्ति के जाले से हमारी छुटकारा हुआ, ऐसा समझकर खुद को सांत्वना देकर एक अच्छी सी सहानुभूति प्रकट की और सांस ली, आराम की। तांगा अक्टूबर की खूब उजली चमक धूप में
तारकोल की समतल स्वच्छ सड़क पर पटपट तेजी से चल रहा था। यानी अक्टूबर माह था और उसमें धूप भी थी और वह चमकती सड़कों से टप टप की घोड़ों के टापों की आवाज़ से चल रहा था। तारा अपनी झोपड़ी में लौट रही थी तो हाथ में लिए लिफाफे के लिए संकोच अनुभव हो रहा था। यानी तारा लौट रही है अपनी कैंप में झोपड़ी की तरफ, तो हाथ में जो लिफाफा है वहाँ जो स्त्रियां है क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेंगी और मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसे वहाँ उसके मन में विचार आ रहे हैं और वह कुछ संकोच अनुभव कर रही थी। रास्ते में ऐसा अवसर न मिला था कि लिफाफे को फेंक देने से लाभ भी क्या था। झोपड़ी में आई तो लिफाफे में साड़ी के आंचल पे छुपाई थी कि लोगों की नज़र न पड़े। यानी रास्ते पर फेंक देना भी चाहती थी लेकिन उन्होंने उचित न समझा ऐसा फेंक देना, और फिर वह छुपा साड़ी का जो आंचल था उसमें वह छुपा कर लिफाफा ले आई और सभी के नज़र बचाती। प्रसन्नो ब्राह्मणी धोए हुए कपड़े बाहर बाम्बों में बंधी बिजली की तारों पर सूखने डालकर पहरा दे रही थी कि कोई उठा ले जाए। तारा को देखकर पुकार लिया, बहना बहुत देर कर दी, निहाल देई और उसकी लड़की तो खा पी कर निकल गई है। यानी वह कहती है प्रश्नों जो ब्राह्मणी है प्रसन्नो और ब्राह्मणी यह जो है वह कपड़े धोकर सुखा रही है और कोई ले न जाए इसके लिए कपड़ों की पहरेदारी कर रही है। और तभी वह तारा को देखती है और तारा को देखने के बाद कहती है कि बहना तुम्हें आने में देर हो गई। निहाल देवी और उसकी लड़की खा पी कर निकल गई क्योंकि तारा का जो भी रोटी खाना बनाने का सामान था वह निहाल देवी के यहाँ निहाल देवी और उसका साथ में था तो वो तो चली गई, ऐसा वह ब्राह्मणी कहती है। तुम्हारे लिए रोटी ढक कर रख गई है। तारा ने लिफाफा अपने कंबल में लिपटे बिस्तर के नीचे दबा दिया। यानी वहाँ गई और वह कहती है ब्राह्मणी कि निहाल देवी ने तुम्हारे लिए रोटी ढक कर रखी है, यानी तुम्हारे लिए खाने के लिए रोटी रखी है। तभी वह तारा सभी से नज़र छुपा कर लिफाफा जो है वह कंबल में लिपटे बिस्तर के नीचे रख देती है। प्रश्नों का लोटा लेकर हाथ मुंह धोया, निहाल देवी के कोने से रोटी दाल लेकर खाई और छोलदारी में चली गई। यानी वहाँ प्रसन्नों का लोटा लेकर हाथ मुंह धोया, फिर रोटी खाई, जो भी रोटी दाल जो भी खाना है वह खाया और फिर छोलदारी में गई। तारा उस लिफाफे में बंद साड़ी को संध्या और रात में भी दूसरी स्त्रियों से बचाए रही। यानी तारा जो है वह रात में और दिन में वह अन्य स्त्रियों से उस साड़ी को बचाए रही, यानी किसी को न दिखे। दूसरे दिन सुबह तारा नहा धोकर प्रसन्नों से कंबल लेकर अपने कपड़े कंबल से समेट रही थी। निहाल देवी की नज़र लिफाफे पर पड़ गई। यानी दूसरे दिन जो थी वह तारा अपने कपड़े नहा धोकर प्रसन्नों के कंबल लेकर कपड़े कंबल में समेट रही थी, यानी कंबल में वह कपड़े रख रही थी। तभी जो है लिफाफे पर निहाल देवी की नज़र पड़ गई, यानी निहाल देवी को वह लिफाफा दिखा। क्या खरीदा है? निहाल देवी ने कौतूहल से पूछा कि तुमने क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं, तारा बोलती है कि कुछ भी नहीं। निहाल देवी रह न सकी, उसने लपक कर लिफाफा उठा लिया और साड़ी खींच ली। यह तो बिल्कुल नहीं है, कितने में खरीदी है? यानी निहाल देवी तारा ने कहा कि कुछ न खरीदा, फिर भी निहाल देवी खुद को रोक न सकी और उसने लिफाफा खींचा और वह साड़ी देखी और वह कहती है कि कितने की खरीदी है? यह तो साड़ी बिल्कुल नई है और तुमने कितने की खरीदी है ऐसा पूछ रही है। रहने भी दो, रहने भी दो, ऐसे ही है। यानी तारा बोलती है कि रहने भी दो, यह तो ऐसे ही है तो दाम बता देने में क्या हर्ज है, हम क्या छीन लेगी? तो निहाल देवी कहती है तारा से, दाम बताने में क्या हर्ज है, हम क्या छीन लेगी क्या? यानी हम थोड़ी ही ज़बरदस्ती से छीन लेगी, ऐसा वह कहती है। तारा कैसे कह देती कि वह 10-12 की साड़ी खरीद लाई है, पहले कह चुकी थी कि उसके पास रुपया पैसा नहीं है। यानी तारा कैसे कह देती कि वह साड़ी खरीद कर
कर लाई है, क्योंकि उसने तो पहले से ही कहा था कि मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। तारा के दाम न बताने पर निहाल देई चिढ़ गई। उसने लिफाफा तारा की चटाई पर पटक दिया। खरीदी नहीं है तो कौन दे गया है? तो फिर वह तारा दाम तो नहीं पता और वह पैसे नहीं ऐसे कहा था, तो वो निहाल देवी बोल रही है, दाम बताने में क्या हिचक है? दाम बताओ, या किसने दी है, या कौन दे गया है, यह बताओ। ऐसा हो करी, कौन देगा? तारा ने बात संभाली। जो सब कुछ दे रहे हैं कैंप वालों ने दी है, दूसरा कौन देगा? यानी तारा बात संभालते हुए कह रही है कि दूसरा कौन देगा? कैंप वालों ने दी है, और सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वह कैंप वाले भी दे रहे हैं। ऐसा तारा ने निहाल देई से कहा। निहाल देई कैंप वालों के अन्याय और पक्षपात से जलकर चिल्ला उठी, कैंप वाले तेरे ही मामा लगते हैं। यानी अभी निहाल देवी यह जो है वह भी कैंप में है, और उनको न देकर सिर्फ तारा को ही क्यों दिया, यह सवाल निहाल देवी के मन में उत्पन्न हुआ। और वह कहती है कि चिल्लाकर कहती है कैंप वालों के नाम पर कि यह क्या तुम्हारे मामा लगते हैं क्या? तुम अकेली को ही यह साड़ी क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? ऐसा वहाँ कर रही है। तेरे लिए रोज साड़ियाँ, कंबल, चादरें, साबुन आते हैं, हमें पाव भर आटा देने में भी 100 बातें बनाते हैं। यानी वह कहती है कि तुम्हारे लिए जो साड़ियाँ, कंबल, चादरें, साबुन आते हैं, यानी वह जो नौकर था वहाँ का, उसने लाकर दिए थे, और हमने कुछ थोड़ा सा आटा भी बढ़कर मांगा तो हमें वह बातें सुनाते हैं। धमों की सास भी बोल पड़ी, हाँ भाई, हम झूठ क्यों कहे, महीना भर हमें कैंप में हो गया। यानी वह धमों की सास है, वह भी बोल पड़ी है कि सच कहती हो निहाल देवी, हमें भी यहाँ आकर लगभग महीना भर हो गया है। और सही है, हमने तो कैंप वालों को ऐसे कीमती कपड़े बांटते नहीं देखा। बिना बात के कोई किसी को न देता है, न कोई ले सकता है। यानी धम्मों की सास कहती है कि हमें लगभग कैंप में आकर 1 महीना हो रहा है, और भी ऐसे कीमती कपड़े कैंप वाले तो नहीं देते, और बिना बात किए कोई कुछ सामान तक नहीं देता। तारा ने चिढ़कर धमकाया, मुझसे झगड़ा मु तारा ने धमकाया, मुझसे झगड़े का क्या मतलब? तुम्हें जो मिल सकता है तुम ले लो, मैं क्या मांगने गई जाती हूँ? मैं दिन भर लिस्टों का काम नहीं करती। यानी तारा चिढ़ गई और कहती है कि मुझसे तुम झगड़ा करने का आपका क्या मतलब है? मुझसे यह बातें करने का आपका क्या मतलब है? मुझे क्या, मैं वहाँ मांगने थोड़ी ही जाती हूँ, मैं थोड़े ही मांग कर लाती हूँ। मैं वहाँ दिन भर बैठकर काम करती हूँ, लिस्टें बनाती हूँ। ऐसा वह कह रही है। प्रसन्नो एक आने की चाय लेकर अपने बेटे को रात की बासी रोटी खिला रही थी। यानी जो प्रसन्नो जो थी वह चाय लेकर आई, और उसमें रात की जो बासी रोटी है वह डुबोकर खिला रही थी। उसने तारा का समर्थन किया, हाँ ठीक तो कहती है, किसी की भलाई देखकर जलने से अपना बुरा होता है, यह उनके दफ्तर का काम करती है। यानी जो प्रसन्न है वह कहती है कि कहती है उसकी सास को और निहाल देवी को, किसी का भला देखकर ये बुरा कहना या बुरा सोचना, यह कौन सा बात है? दिन भर वहाँ पर काम करती है, ऐसा वह प्रसन्नो बताती है। जो मेहनत करता है, जिसमें गुण लकायत होता है, पाता है, हम डंगर पशु जिस जिस लायक है उतना पाते हैं, किसी के भाग्य से क्यों जले? यानी वह प्रसन्न कहती है, जिसकी वह वहाँ दिन भर काम करती है, वह मेहनत करती है, जिसके गुण उसी लायक है। यानी तारा के अंदर, तारा पढ़ी लिखी है तो वह वहाँ पर लिख सकती है, वहाँ काम कर सकती है, ऐसा वह करती है। और हम डंगर पशु जैसे, यानी वह कहती कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें कौन सा काम मिल जाएगा? और वह कहती कि किसी के भाग्य से क्यों जले? यानी जो हमारे भाग्य में नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन तारा कर रही है, तो किसी से भाग्य से क्यों जले? यानी उनके भाग्य से उसे मिल रहा है, तो हम खामखा उनके भाग्य पर क्यों जले? ऐसा वह प्रसन्न कह रही है। निहाल देई आग बबूला हो गई, अरे ऐसे मेम शाहजादी होगी तो अपने घर बड़ी हूर परी है, क्या कहना है? यानी वह निहाल देई आग बबूला होती है, और वह सोचने लगती है और कहती है कि ऐसी मेम साहब होगी तो घर में होगी उसके, यहाँ तो कैंप है, यहाँ तो सभी स्त्रियाँ एक जैसी है, ऐसा वह कह रही है। बड़ी हूर परी है, क्या कहना है? यानी वह कहती कि बड़ी हूर परी है, बड़ी एक रमा महारानी के जैसी है, क्या कहना है? ऐसा वह कहती है। हम क्या कैंप वालों को नहीं पहचानते?
तंबू में जाकर उनके साथ पड़ी रहती है। हम इसी की नौकरी है, इसे रोटियां सेक सेक कर खिलाएंगे। अरे वो निहाल देवी कहती है कि कैंप में जाकर उनके साथ बैठी रहती है, पड़ी रहती है। हम इनको क्यों रोटियां दे? हम क्या इसके नौकर है क्या? ऐसा वह निहाल देवी कहती है। प्रसन्न ने विरोध किया, यह और जुल्म देखो, एक तो माँ बेटी उसके नाम पर दो दो का राशन खा जाती है और उसी पर तोह महते लगाती है। यानी जो प्रसन्न कहती है, विरोध करती है कि निहाल देवी और उसकी जो बेटी है, यह तारा और उनका यानी दोनों का राशन लाती है और वह खाती है, उसका भी राशन लाकर खाती है और अब वह ऐसा कह रही है। ऐसा प्रसन्न कहती है। तूने मेरे सामने कमलों को 4 आने का आटा नहीं बेचा है? वह प्रसन्न कह रही है कि तुमने मेरे सामने कमलों को 4 आने का आटा नहीं बेचा है क्या? ऐसा वह प्रसन्न कह रही। निहाल देवी प्रसन्न को भी गालियाँ दी और क्रोध में तारा का राशन कार्ड फेंक दिया। यानी निहाल देवी ने प्रसन्न उसको गालियाँ दी क्योंकि प्रसन्न ने उसको आटा बेचते हुए देखा था और फिर वो गालियाँ दी और वो तारा का जो राशन कार्ड था, वह राशन कार्ड तारा के सामने फेंक दिया। प्रसन्न को भी अपनी हूर परी सहेली के साथ तंबू में जाकर जो कुछ करने कराने के लिए कहा। उसने तारा को कान में उंगली दे दे लेगी पड़ी। यानी जो भी हुआ ये हुआ और वह तारा का साथ दे दिया। प्रसन्न दब जाने वाली नहीं थी। उसने चिल्लाकर निहाल देवी की जाति को गाली दी। यानी प्रसन्न भी चुप वाली नहीं थी। जो निहाल देवी की जो जाति है उस पर प्रसन्न ने भी गाली दी। तू समझती क्या है, अभी तेरा झोंडा उखाड़ दूंगी। उसने सुखदेव पर लांछन लगाया और निहाल देवी की चूड़ियाँ पकड़ने के लिए लपकी। यानी जो प्रसन्न है वह भी झगड़ालू ही है और वह झगड़ा कर रही है, तो वह निहाल देवी को गालियाँ देती है और वह कहती है कि तू चुप बैठ, नहीं तो मैं अभी तेरा झोंडा उखाड़ दूंगी, यानी तुम्हारा अभी मैं भांडा फोड़ दूंगी। और सुखदेव जो निहाल देवी की बेटी है उस पर भी लांछन लगाकर वह बोल रही है और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। विस्मय की बात सुखदेव आप तक इस झगड़े में न बोली थी। उसने उंगली दिखाकर चेतावनी दी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, मेरा नाम कोई न ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यानी जो सुखदेव इस झगड़े से दूर थी निहाल देवी की बेटी और उसने कुछ भी नहीं कहा था। जो प्रसन्न और निहाल देवी एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और प्रसन्न ने निहाल देवी की बेटी सुखदेव के लांछन लगाकर बोला, तो वह सुखदेव बोल रही है उंगली दिखाकर कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। ऐसी चेतावनी देकर कहती है कि मेरा नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा वह कहती है। सुखदेव ने उल्टे माँ को डांटा, मुझे क्या कोई कुछ करे, तू क्यों बोलती है? यानी सुखदेव जो है वह अपनी माँ को ही डांटती है और वह उसको माँ को ही बोलती है। निहाल देवी लड़की पर झुंझला पड़ी, तू इनकी जूतियाँ खा, मैं क्या किसी से डरती हूँ। यानी निहाल देवी अपनी लड़की से कहती है तू उनकी जूतियाँ खा, यानी तू उसका बोलना सुन ले, मैं क्यों डरूंगी, ऐसा वह निहाल देवी अपनी बेटी से कहती है। तारा उठकर छोरदारी की ओर चली तो अपना राशन कार्ड उठा लिया। प्रसन्न ने हाथ तारा अभी वह सब कुछ सुनकर तारा जो है वह छोलदारी की तरफ उठकर जाने लगी और अपना जो राशन कार्ड उठा लिया। प्रसन्न ने हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ला बहना, तू अपना कार्ड मुझे दे, यह काम करने का है। यानी वह निहाल देवी जा रही थी अपना राशन कार्ड लेकर, तभी प्रसन्न उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि ला बहना, वह राशन कार्ड मुझे दे दे, ऐसा वह कहती है। निहाल देवी और भी जल उठी, झोपड़ी से निकलती तारा को धमकाने लगी, जा जा अपने खस्मों से हमारी चुगली कर दे, तेरा बस चले तो हमें कैंप से निकलवा देख लूँगी क्या कर लेती है। मैं भी सारा कैंप इकट्ठा करके पंचायत कराऊंगी। कैंप में छिनालों का क्या काम, तू लौट कर आ, तेरा सिर मुड़कर तोड़ूंगी। यानी वो निहाल देवी कहती है कि जाकर जो कैंप वाले जो छोलदारी पर है वहाँ पर उनको जाकर हमारी चुगली कर, हमारे बारे में बता। और वह कहती है, लांछन लगाकर बोलती है, तो ऐसे वह लपोंगों का कैंप में क्या काम है, तू लौट कर तो आ, मैं तुझे देख लूँगी, ऐसा वह
कहती है तारा निहाल देई तारा को। दोपहर बीत चुकी थी। तारा ने छोलदारी में पर्दे के दूसरी ओर से किसी को कहते सुना, भाई 2 बज गए, हम तो खाने के लिए जा रहे। यानी दोपहर का समय हो चुका था और वह कोई कह रहा है वहाँ पर कि दोपहर हो चुकी है, 2 बज गए हैं और हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तारा को भी काफ़ी समय से भूख मालूम हो रही थी। यानी तारा को भी बहुत समय से भूख लगी थी, मालूम हो रही थी, परंतु निहाल देई के डर से झोपड़ी में लौटने का साहस नहीं हो रहा था। यानी वह झोपड़ी में जाने के लिए निहाल देई से डर से झोपड़ी में वापस जाने का साहस नहीं हो रहा था। सोचा ऐसे डरते रहने से कैसे काम चलेगा। कैंप के प्रबंधकों से शिकायत करे तो सारे कैंप में फजीयत कराएंगे। यानी वह कह रही है कि ऐसे डर कर कैसे काम चलेगा। यदि कैंप का जो प्रबंधक है उसको यदि शिकायत करेंगे तो सारे कैंप में फिर फजीयत हो जाएगी, यानी चर्चा हो जाएगी। आखिर तो उसे झोपड़ी में जाना ही पड़ेगा, रात पड़ने पर क्या करेगी। यानी आखिर तो तारा को झोपड़ी में जाना ही पड़ेगा, रात पड़ने पर क्या करेगी। तारा झोपड़ी में आई तो दूसरा ही रंग था। निहाल देई अपने स्थान पर नहीं थी। प्रसन्नो धम्मो धम्मो की सांस और नई आई जवान औरतें रिखो बहुत उत्तेजित थी। यानी वह तारा लौट कर आई तो वहाँ पर झोपड़ी में जो निहाल देई नहीं थी वहाँ पर प्रसन्नो धम्मो और धम्मो की सांस और अन्य एक जवान औरत यानी रिखो नामक वह थी और वह उत्तेजित थी, यानी बोल रही थी। सब एक साथ बैठी थी। केवल गुजरावाला की बुढ़िया ही घुटने समेटे अपनी चटाई पर पड़ी थी। यानी वह एक दूसरे से एक उत्तेजित होकर बोल रही थी, एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी। केवल बिस्तर पर वह जो गुजरावाला की जो बुढ़िया है वहीं पड़ी थी। प्रसन्न ने तुरंत तारा को बता दिया कि सुबह से सुखदेव का कुछ पता नहीं लग रहा है। निहाल देई उसे कैंप में ढूंढ रही है। सब जानती थी कि सुखदेव 5 नंबर लाइन में जड़ावाला से आए परिवार के लड़के से चोरी चोरी मिलती थी। यानी जो वह कहती है कि सुखदेव तारा आने के बाद प्रसन्न जो है वह तारा को बोलती है कि कहती है कि तू जाने के बाद जो सुखदेव का कुछ पता नहीं, यानी सुबह से सुखदेव का कुछ पता नहीं है। और निहाल देई जो है ये है निहाल देई यानी जो सुखदेव की माँ है वह उसको ढूंढने के लिए गई है। और सब जानती थी, यानी सब स्त्रियाँ जानती थी जो 5 नंबर की जो लाइन है उसमें जड़ावाला नामक एक परिवार था और उसके लड़के से वहाँ चोरी चोरी मिलती थी। कौन? वहाँ निहाल देई की लड़की मिलती थी, सुखदेव। ऐसा सब जानते थे। एक दिन लड़के की भाभी सुखदेव को धमकाती हुई यहाँ आकर कह गई थी कि सुखदेव उसकी झोपड़ी के सामने आएगी तो टांग तोड़ देगी। यानी जो उस लड़के की भाभी एक दिन सुखदेव को डांटते धमकाते हुए यहाँ तक आई थी और बोल गई थी कि दोबारा तुम मेरी झोपड़ी के पास आई तो टांगे तोड़ दूंगी, ऐसा कहा था। संध्या समय तारा छोलदारी से लौटी तो भी सुखदेव का पता नहीं था। यानी संध्या हो गई और रात के समय में भी तारा छोलदारी से लौट कर आई, फिर भी सुखदेव का कुछ पता नहीं चला। निहाल देई तारा के पास आ बैठी। उसकी आंखें रो कर सूज गई थी। यानी शाम हो गई है, रात हो गई और निहाल देई जो है वह तारा के पास आकर बैठ गई है और उसकी आंखें जो है रो कर सूज गई थी। तुमने तो देखा है, लड़की सीधी अल्लड़ है। जड़ावाला के अरोड़ों का लड़का उसके पीछे पड़ा था। यानी वह निहाल देई तारा से कह रही है, मेरी लड़की को तुमने देखा है, वहाँ तो सीधी है, अल्लड़ है, भोली भाली है। और वो जड़ावाला परिवार का जो अरोड़ा का लड़का था वही उसके पीछे पड़ा था। उस अनबुझ को बहका ले गया होगा। कैंप वालों से कहाँ जाए, बेचारी लड़की बर्बाद होगी। बहना मैं तेरे सिवा और किससे कहूँ। यानी वह कह रही है, जो सुखदेई है वह निहाल देई है वह तारा से कह रही है कि तू तो जानती है मेरी लड़की कैसी है और वही लड़का मेरी लड़की के पीछे पड़ा था और बेचारी बर्बाद हो जाएगी, कैंप वाले को कह दे। और वह कहती है तारा को फिर से कि बहना तेरे सिवा और किससे कहूँ, यानी तेरे सिवा और मैं किसके सामने बात रखूँ, ऐसा वह कहती है। और पहले ही सुबह के समय में जब तारा साड़ी लेकर आई थी और उसकी साड़ी देखकर इसने ही पहले झगड़ा किया था।
धम्मों की सास ने किसी की ओर न देखकर सबको राय दी, अपनी बदनामी करवाना चाहती हो तो जो चाहे करो। जो धम्मों की सास थी उसने सभी को कहा कि अपनी खुद की बदनामी यदि करना चाहती हो तो करो, ऐसा वह कहती, यानी बताना चाहती हो तो बताओ, यानी छोलदारी में यदि बात गई तो सभी तरफ चर्चा होगी, ऐसा वह कहती है, और फिर तुम्हारी ही बदनामी होगी, ऐसा वह कहती है। लड़की क्या जवान औरत है, यानी वह कहती है कि लड़की क्या है, जवान औरत है, उसका खसम उसे छोड़ गया, उसे कहाँ रास्ता मिला, चली गई, यानी वह कहती कि उसका खसम यानी उसका जो पति है उसको छोड़ गया और उसे जहाँ रास्ता मिला वहाँ वह चली गई, ऐसा वह कहती है। उम्र की गर्मी है, घास मिट्टी खाने वाले कीड़े मकोड़े गाय भैंस नहीं रह पाते हो तो फिर अजान अनाज ही खाते हैं, यानी वह कहती है कि वह कहती कि नहीं है, खून की गर्मी है और जो भैंसों के जैसे भैंसों के जैसे घास भैंस जिस प्रकार गाय भैंस उसी प्रकार घास खाती है, उसी प्रकार थोड़ी ही खाती है, वह तो अनाज ही खाती है, इसलिए शरीर में उत्तेजना तो उत्पन्न होगी ही, ऐसा वह कह रही है वह बूढ़ी स्त्री। उसे खसम चाहिए, माँ के पास बैठी क्या करे, यानी वह कहती है कि उसको खसम चाहिए, यानी उसको पति चाहिए, माँ के पास बैठकर क्या करे, ऐसा वह कहती है। अरोड़े तो कहते हैं कि उसके लड़के को बहका कर ले गई, 20 बरस का लड़का तो फिर लड़का ही ठहरा, यानी वह कहती है जो धम्मों की सास कहती है, वहाँ अरोड़ा वाले जो कहते हैं हमारे लड़के को तो हम आपकी लड़की ने ही बहका कर ले गई है, और वह 20 साल का लड़का है, वह तो लड़का ही ठहरा, यानी लड़का ही है वह तो, ऐसा उसने कहा। ऐसी बातें कही औरत की मर्जी बिना होती है। बुढ़िया निहालदेई से सब लड़ाइयों का बदला ले रही थी, यानी जो जो कुछ भी लड़ाइयाँ हो रही थी उसका जब सब बदला ऐसे टोक कर बोल कर ले रही थी वह धम्मों की सास, और वह कह रही थी ऐसी बातें, यानी वह कह रही थी कोई अकेला लड़का उसको वहाँ से लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि स्त्री की भी इच्छा हो, यानी स्त्री की भी कुछ उसमें हाथ हो, यानी दोनों तरफ से कुछ बात हो तभी वह जा सकते हैं, ऐसा वह धम्मों की सास निहाल देवी को कह रही है, यानी वह जो भी पीछे झगड़ा हुआ था उसका बदला ऐसे टोक कर बोल कर ले रही थी। संध्या 8 बज चुके, बहुत हंगामा मच गया। लड़के के परिवार वाले निहाल देवी पर तोहमत लगाए आए कि उनके भोले लड़के को बहका कर अपनी लड़की के साथ भगा दिया है, यानी रात के 8 बजे है, और 8 बजने के बाद जो अरोड़ा का परिवार था, वह जो लड़के का परिवार था वह निहाल देवी के पास आकर झगड़ा करने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, एक निहाल देवी पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे लड़की ने या तुमने तुम्हारे लड़की के साथ हमारे भोले लड़के को भगा दिया। लड़का भाई के बक्से से 350 रुपये लेकर भाग गया, यानी लड़का जो था वह जाते समय अपने भाई का जो पॉकेट था, बक्सा था, उसमें से 350 रुपये लेकर भाग गया। आज के ज़माने में 350 रुपये कुछ भी नहीं, लेकिन उस ज़माने में बहुत कुछ थे। कैंप के प्रबंधक रात के समय कैंप में नहीं थे, यानी रात के समय में कैंप के जो प्रबंधक थे वह नहीं थे। पड़ोसियों ने पंचायत कर दोनों परिवारों को धमका दिया, हम नहीं जानते जी, लड़का लड़की दूध पीते बच्चे नहीं, लड़की को पहले काबू में क्यों नहीं रखा, कैंप में लावारिस बच्चियाँ की तरह घूमती फिरती थी, यानी जो आस पड़ोस के जो अन्य लोग हैं वह दोनों परिवारों को धमका रहे थे, दोनों परिवार को बता रहे थे क्या वह दोनों लड़का और लड़की गए हैं, ये दोनों बच्चे थोड़ी ही थे, वह तो बड़े थे, और वह निहाल देवी से कह रहे हैं कि लड़की दूध पीती बच्ची थोड़ी ही है, ऐसे ही उसको खुले में लावारिस की तरह घूमते हुए हमने देखा है, और वह तो घूम रही थी, हमने भी देखा है, ऐसा वह कह रहे थे। हम सब लोग लड़के लड़कियों वाले हैं, ये सब झगड़े हमें पसंद नहीं, यानी जो अन्य लोग हैं वह कह रहे हैं हमें भी लड़कियां हैं, हमारे भी परिवार है, और हमें ऐसे झगड़े पसंद नहीं है, ऐसा वह कह रही है। जिसे शिकायत करनी हो जाकर थाने में रपट लिखा दे, कैंप में शोर मचेगा तो हम दंगा करने वालों का सामान उठाकर कैंप से बाहर फेंक देंगे, यानी वह कह रहे हैं
कि यदि कैंप में तुम लोग दंगा करोगे, जिसको दंगा क्यों बोलना ही, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना ही है, तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा कर फिर करो। ऐसा शोर आप कैंप में मत करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो हम आपका जो सामान है वह कैंप के बाहर फेंक देंगे और आपको यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा वहाँ बाकी के लोग कह रहे हैं। 2 दिन झोपड़ी में उदासी छाई रही। सुखदेव का कुछ पता न मिला। पता लगाने जाता भी कौन? यानी सुखदेव का 2 दिन ऐसे ही बीत चुके शांति में, और कोई किसी का पता नहीं चला। फिर वह उसको ढूंढने के लिए भी जाता ही कौन? निहाल देवी तो अकेली ही थी। स्त्रियां निहाल देवी से छिपा कर गुसमुसाती रहती। तारा अपनी चिंताओं में डूबी लिस्टों की नकल करती। उसने 113 पृष्ठ पूरे कर लिए थे, परंतु नित्य नहीं लिस्ट बन जाती थी। 20 पृष्ठ और हो गए थे। यानी वह जो निहाल देवी की छुप कर वह निहाल देवी की बातें करते थे, यानी एक टोक कर बातें करते थे, और वह तारा जो थी वह अपने काम में व्यस्त थी। उसने 113 जो पृष्ठ थे वह पृष्ठ पूरे कर लिए थे, और वह पहले पूरे 121 कुछ तो पृष्ठ थे, लेकिन उसमें और कुछ नए पृष्ठ आ गए थे, यानी नई लिस्ट भी बन चुकी थी, उसका भी काम करना था। तारा दोपहर में भोजन के लिए झोपड़ी में आई थी। सुखदेव के भाग जाने का ही प्रसंग चल रहा था। यानी दोपहर के समय तारा खाना खाने के लिए झोपड़ी में आई तो जो सुखदेव थे वह भाग गई है, उसकी ही बातें चल रही थी, उसकी ही चर्चा हो रही थी। धम्मों की सास कहे जा रही थी, लड़की के लक्षण ही ऐसे थे। छठी छटाक जवान लड़कियों का क्या है, कहीं बैठ ही जाएगी। जवान औरतों की खिलाने बरसाने वालों की क्या कमी। मुसीबता तो बच्चे वा लियो ही है, या हम बूढ़ियों की। तारा को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रिको की ओर देखा। यानी वह तारा भोजन करने के लिए आई है, तो धम्मों की सास कह रही है कि सभी तरफ वह सुखदेव की भी चर्चा चल रही थी, और वह कह रही थी धम्मों की सास की उस लड़की के लक्षण भी उसी प्रकार थे, और वह जवान है, कहीं घूमेगी फिरेगी तो अन्य लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी, ऐसा वह बोल रही थी। तब वह तारा को अच्छा नहीं लगा सब कुछ सुनकर, और उसने रिको की ओर देखा। यानी जो रिको नामक वह जो स्त्री थी उसकी तरफ देखा। रिको भी विरोध करना चाहती थी, पर बाहर से शोर सुनकर चुप रह गई। ए ओ यहाँ आओ, देखो देखो उधर जाओ, पुकारे सुनाई दी। स्त्रियां दरवाजे में आकर झांकने लगी। यानी रिको भी धम्मों की सास का विरोध करना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी। तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया लोगों का, और वह कह रहे कि ए ओ, यानी जोर से कह रहे ए ओ यहाँ आओ, देखो देखो उधर जाओ, पुकारे सुनाई दी। यानी ऐसा वह यहाँ आओ देखो उधर जाओ, ऐसी पुकारे सुनाई दी। और सभी जो स्त्रियां हैं वह दरवाजे पर आकर झांक कर देखने लगी। छोलदारी के समीप हेड सूट पहने एक आदमी 2 पुलिस अफसरों के साथ दिखाई दिया। यानी छोलदारी के नज़दीक जो था वह हेड सूट, यानी जो अच्छा वाला सूट पहनकर वहीं पुलिस अफसर आए हुए दिखाई दिए। झोपड़ियों की लाइनों में कई सिपाही घूमते लांघते दिखाई दिए। यानी जो पुलिसकर्मी थे वह झोपड़ों के लाइनों में घूम रहे थे। समझा सुखदेव के मामले में पुलिस आई है, आप जाने क्या होगा। यानी ऐसा समझ रहे थे लोग कि सुखदेव का जो मामला थे, सुखदेव जो भाग गई थी उसके मामले में पुलिस आई है, आप क्या होगा। सहसा कुछ मेहतरानियाँ आ गए। सब तरफ झाड़ू दिया जाने लगा। विमल जी और प्रसाद जी 3-4 दूसरे लोगों के साथ बहुत व्यस्तता में उधर ही आ रहे थे। यानी वो पूरा पुलिसकर्मी आए, और अन्य भी मेहतरन यानी मेहतरनियाँ यानी अन्य जो पुरुष स्त्रियाँ काम करने वाले थे वह आए, और सभी के तरफ झाड़ू दिया गया। यानी सभी को झाड़ू दिया गया, और वहाँ का जो मोहल्ला है वह साफ़ सुथरा झाड़ने के लिए कहा गया। और उसमें जो थे 3-4 दूसरे और भी लोग थे, और उसके साथ विमल भी था, और वह भी व्यस्तता के साथ था, उधर ही आ रहे थे। यानी वह उधर ही आ रहे थे। उन्होंने बिजली के तारों पर सूखे के लिए लटकाए हुए कपड़े तुरंत उठा लेने के लिए कहा। यानी जो बिजली के तार थे उस पर सूखने के लिए कपड़े डाले थे वह निकालने के लिए कहा। दो सिपाहियों ने आकर झोपड़ी के भीतर झांक कर पूछा,
यहाँ कौन कितने लोग हैं, केवल स्त्रियां हैं। यह सुनकर वे पीछे हट गए। यानी दो सिपाही पुलिसकर्मी आए और वहाँ झोपड़ी के अंदर झांक कर पूछ रहे, यहाँ कितने लोग और कौन कौन रहता है। तो किसी ने कहा कि यहाँ केवल स्त्रियां रहती है, तो वह पीछे हट गए। सब तरफ पूछताछ, चौकसी, व्यस्तता दिखाई दे रही थी। तारा छोलदारी की ओर न जाकर झोपड़ी में ही रुक रही। यानी वह सभी तरफ पूछताछ वह चल रही थी। वह तारा यह सब कुछ देख रही थी और वह छोलदारी में न जाकर वहीं पर रुकी रही। झोपड़ियों की लाइनों में बहुत से लोग आ गए थे। यानी झोपड़ी की जो लाइनें थी वहाँ पर बहुत से लोग आए थे। डॉक्टर श्यामा एक दूसरी महिला के साथ झोपड़ी में आ गई। दोनों महिलाएं धूप के चमके लगाए थी। यानी डॉक्टर श्यामा भी किसी दूसरी महिला के साथ आई और वह चश्मे लगाए हुए थे और धूप चमक रही थी। दोनों के कपड़ों और शरीरों से भिन्न भिन्न प्रकार की प्यारी सुगंधें आ रही थी। मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने झोपड़ी की स्त्रियों से विभिन्न स्तर की और अलग सी लग रही थी। यानी डॉक्टर श्यामा और उसके साथ की जो स्त्री है वह अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे सुगंधित इत्र वो डालकर आई थी और उनकी सुगंध आ रही थी। और जो कैंप में जो स्त्रियां थी उसके कपड़े मैले फटे पुराने थे और उसमें वह जो डॉक्टर श्यामा और उसके साथ आई हुई एक स्त्री है वह एक अलग दिख रहे थे। श्यामा ने तारा को देखते ही अंग्रेजी में संबोधित किया, कहो क्या हाल है, अब कोई परेशानी तो नहीं है। मैं बुधवार आई थी, विमल जी ने बताया था प्रसाद जी तुम्हें शायद इंद्रप्रस्थ ले गए थे, वहाँ काम बन गया। यानी वह कहती है डॉक्टर श्यामा तारा से कहती है कि कहो आप सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा कहती है। और कहती है कि मैं बुधवार को आई थी, विमल जी ने कहा कि तुम्हें प्रसाद जी इंद्रप्रस्थ ले गए थे, वहाँ कुछ काम बना क्या, ऐसा वहाँ पूछ रही है। जी कुछ नहीं हुआ, तारा ने कातरता से अंग्रेजी में उत्तर दिया। तारा ने उत्तर दिया कि जी कुछ नहीं हुआ, आप मुझे चाहे जैसा जो काम दिला दीजिए, मैं नर्स का भी काम कर लूँगी। यानी वह डॉक्टर श्यामा को तारा कह रही है कि आप जो चाहिए वह काम मुझे दीजिए, मैं नर्स का भी काम कर लूँगी, ऐसा तारा कहती है। श्यामा ने अपने साथ आई महिला से तारा के विषय में कहा, ग्रेजुएट है, बहुत अच्छे घर की है, मिसेज अग्रवाला इसके लिए ज़रूर कुछ। यानी जो श्यामा डॉक्टर है वह कह रही है साथ आई महिला से तारा का परिचय बताकर उसके विषय में बताती, इसने ग्रेजुएट किया है, ऐसे कहती थी। और वह ऐसी बताती है और वह कहती है कि मिसेज अग्रवाला, यानी वह उस जो अन्य महिला है उसका नाम अग्रवाला है और वह कह रही कि इसके लिए ज़रूर कुछ यानी कुछ मदद करे। श्यामा के साथ आई महिला दोहरा बदन, कुछ सांवले रंग की थी। धूप के कारण आ गए पसीने से मांसल गर्दन की सलवटों पे पाउडर की रेखाएं बन गई थी। यानी जो श्यामा के साथ आई हुई जो अन्य स्त्री थी वह थोड़ी सांवले रंग की थी और उसने मेकअप किया था और पसीना आ रहा था धूप के कारण, और जो पसीने के कारण वह जो पाउडर लगाया हुआ था वह दिख रहा था। उन्होंने चश्मा उतारकर गले में लटका कुंदन का भारी लॉकेट ठीक करते हुए तारा को ध्यान से देखा। हम सोचेंगे अंग्रेजी अच्छी तरह, तारा ग्रेजुएट है। यानी वह कहती है जो आपने गले का जो लॉकेट है कुंदन का हार है वह ठीक करते हुए तारा की ओर देखती है और कहती है कि हम सोचेंगे कुछ, अंग्रेजी में ऐसा वह कहती है। तारा ग्रेजुएट है। श्यामा ने मिसेज अग्रवाल को टोक दिया और फिर अंग्रेजी में बोली, बेचारी ने बहुत यातना सही है, बहुत दम वाली जिम्मेदार लड़की है। तारा से नज़र मिलाकर मिसेज अग्रवाला ने सिर हिलाया, अच्छा फिर बात करेंगे। यानी वह श्यामा डॉक्टर कहती कि ग्रेजुएट है, यह पढ़ी लिखी है और अच्छी है, ऐसा वह कहती है। और वह कहती कि इन्होंने बहुत सी यातना है, बहुत सी समस्या झेली है। फिर वह जो अग्रवाला है वह इसकी तरफ देखती है और फिर बात करेंगे, ऐसी कहती है। और श्यामा ने तारा से कहा, तुम्हें प्राइमरी मिनिस्ट्री कैंप देखने के लिए आ रहे हैं, आप लोग अपनी सब चीज़ें सफाई से ठीक करके रख लीजिए। यानी श्यामा ने तारा से कहा कि तुम्हें जो प्राइम मिनिस्टर है वह कैंप देखने के लिए आ रही है, जो भी चीज़ें वह साफ़ सुथरी रखो।
जिनके पास हो कपड़े बदल ले। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना हो तो आप हमें या इन्हें इन्हें मिसेज अग्रवाला को बता दीजिए। हम आप लोगों की तरफ से अच्छी तरह से कह देगी। यानी वह कहती है कि आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो है तो आपके पास, और वह कहती कि आपकी जो भी समस्या है हमें कह दो, हम उनको कहेंगे। ऐसा वह कहती है। तरह से कह देगी, या आप लोग तारा से कह दीजिए, यह हमें बता देगी। श्यामा मिसेस अग्रवाला के साथ दूसरी झोपड़ियों की ओर चली गई। यानी वह कहती है हमें बता दीजिए, नहीं तो तारा को बताइए और तारा फिर हमें कहेगी, ऐसा वह कहते हैं। और वह ऐसे बोलते बोलते श्यामा और अग्रवाला दूसरी तरफ चले गए। और झोपड़ी में केवल तारा ही समझ सकी कि कैंप में व्यस्तता का कारण क्या है। उसने दूसरी स्त्रियों को बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, मुल्क के सबसे बड़े वजीर कैंप में आ रहे हैं। यानी वहाँ जो है वहाँ पर तारा ही समझ चुकी थी कि यहाँ इतनी व्यस्तता क्यों मची है, यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं। बाकी किसी को कुछ पता न चला था। और वह कह रही है अन्य स्त्रियों से कि जो देश के पंतप्रधान हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह कैंप देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसा वह तारा ने बताया। स्वयं उसके पूरे शरीर में सिहरन होने लगी। पंडित नेहरू को देखने का अवसर उसे कभी नहीं मिला था। यानी स्वयं उसके शरीर में भी एक उत्सुकता उत्पन्न हुई तारा के, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ आए थे और उनको प्रत्यक्ष देखने का तारा को कभी मौका न आया था। आप प्रत्यक्ष बिल्कुल समीप से देख पाएगी। देख के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, दूसरी स्त्रियां भी बाहर सबको बहुत व्यस्त देख विस्मित थी। यानी सब कुछ जो पंडित नेहरू आ रहे, पंतप्रधान आ रहे, इसलिए सब कुछ यहाँ अस्त व्यस्त था। सब कुछ जो भी सामान बिखरा हुआ है वह अच्छी तरह से लगाने में थे, और वह तारा को उसको नज़दीक से देखने का या मिलने का अवसर मिल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को। ऐसा वह कह रहे थे। वे कौतूहल से झोपड़ी के दरवाजे में एक साथ खड़ी होकर बाहर होती दौड़ धूप कर रही थी। यानी वह जो कौतूहल था, अभी महात्मा गांधी आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं उनको देखने के लिए, और वह धूप में ही भागदौड़ कर रहे थे। सभी जो सामान था अस्त व्यस्त वह ठीक कर रहे थे। प्रसाद जी, विमल जी और हेड सूट पहने आदमी ने झोपड़ी के सामने आकर ऊंचे स्वर में पूछा, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? यानी प्रसाद जी, विमल जी और जो अन्य जो लोग थे वहाँ आए हैं और आकर ऊंचे स्वर में पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कोई किसकी तकलीफ तो नहीं है? एक ही नल है, इतने लोग हैं। कोई बोल पड़ा, और किसी ने कहा कि इसमें तो एक ही नल है और लोग इतने सारे हैं। ऐसा किसी ने कहा। नल, अच्छा, एक एक नल और लगा जाएगा। यानी वहाँ भी कह रहे हैं साहब लोग कि एक नल और लगाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कल एक और नल लगवा देंगे। यानी जो डिप्टी कलेक्टर है, जो जिला अधिकारी आज के समय में, उस समय में कलेक्टर थे, तो वहाँ कह रहे हैं कि एक नल और लगवा देंगे। विमल जी ने आश्वासन दिया। प्रसाद जी ने समझाया, हम लोग तो आपके अपने हैं। यानी आश्वासन दिया, और प्रसाद जी कहने लगे कि सभी कैंप वालों को, तो हम लोग तो आप लोग सभी हमारे अपने हैं। ऐसा वह कह रहे थे। जहाँ तक बन पड़ेगा आपकी सेवा करेंगे। आपको जो कुछ भी शिकायत हो, ज़रूर हो, विमल जी से या हमसे कह सकते हैं। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि आपको जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है, आप विमल जी से या हमसे कह सकते हैं। हम तो नित्य ही आपसे मिलते जुलते हैं। नेहरू जी ने केवल 10 मिनट का समय दिया है। यानी वहाँ विमल जी और प्रसाद जी कह रहे हैं, हम तो आपको हर रोज़ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, लेकिन नेहरू जो है वह देश के पंतप्रधान है, और वह केवल 10 मिनट के लिए कैंप में आ रहे हैं। उनकी तरफ से हम लोग तो है ही। पंडित जी सब लाइनों में से गुजरेंगे। आप लोग अपनी अपनी झोपड़ियों के सामने खड़े होकर दर्शन करें। यानी वह कहते हैं
पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ सब झोपड़ियों के सामने से गुजरेंगे। आप जो लोग हैं वह अपने झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े रहकर दर्शन करें, देखें, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। कोई भीड़ लगाकर रास्ता न रोके। उसके बाद 5 मिनट के लिए पंडित जी का व्याख्यान होगा, तब आप छोलदारी के सामने आ जाइएगा। यानी वह कह रहे हैं वहाँ के जो छोलदारी के लोग, विमल जी, प्रसाद जी, वहाँ अन्य जो लोग हैं साहब लोग, वहाँ कह रहे हैं कि पंडित नेहरू है वहाँ 5 मिनट झोपड़ियाँ देखेंगे और फिर 5 मिनट के बाद उसका व्याख्यान होगा और वहाँ आप लोग छोलदारी में आइए, यानी जो मेन काउंटर है वहाँ पर आइए और वहाँ पर उसका भाषण होगा। पंडित जी पंडित जी डिसिप्लिन के बहुत कायल कायल है, यानी डिसिप्लिन यानी पंडित जो है वह नियम जो है उसके बहुत वह कायल है, यानी उसको डिसिप्लिन यानी नियम ऐसा वह कहते हैं। भीड़ भक्कड़ पसंद नहीं करते, आप सबको डिसिप्लिन रखना चाहिए। यानी वह कहते हैं कि उनको भीड़ पसंद ही नहीं है, आप सबको डिसिप्लिन यानी आप सबको नियमों में रहना चाहिए और नियमों के साथ ही बैठना उठना चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। पंडित जी का दर्शन कर सकने के लिए बच्चों को सबसे आगे खड़ा कर दीजिए। बच्चों को पंडित जी बहुत प्यार करते हैं। यानी वह कह रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको उनको सबसे आगे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि पंडित जी को बच्चे बहुत प्यारे हैं। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको बच्चे बहुत पसंद थे, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। प्रसाद जी ने स्त्रियों की झोपड़ी में ही भी आकर वही बातें दोहराई। पूछा, यहाँ कितने बच्चे हैं? प्रसन्नों के 4 बरस के बच्चे और धम्मों की 3 बरस की लड़की को उसके सामने किया गया। यानी वह जो स्त्रियों की झोपड़ी की तरफ आए और वही बात कहने लगे, फिर से दोहराने लगे और वहाँ कह रहे कि यहाँ कितने बच्चे हैं। वो यहाँ पर जो प्रसन्नों की 4 बरस की बच्चे थे, बच्ची बच्ची और धम्मों की 3 बरस की लड़की थी, इन दोनों को उन्होंने सामने कर दिया। प्रसाद जी ने प्रसन्नता प्रकट की, वाह वाह कितने प्यारे बच्चे हैं। आप लोग बच्चों को इतना गंदा क्यों रखती है? इनके मुंह हाथ धोइए, साफ कपड़े पहनिए, जल्दी कीजिए जल्दी। यानी वो प्रसाद जी कह रहे कि आप बच्चों को इतने गंदे क्यों रखते हो, उसको साफ सुथरा रखिए, इनके हाथ पाँव धोइए और साफ सुथरे कपड़े पहनाइए, ऐसा उन्होंने कहा। धम्मों की सास ने घबराकर लड़की के कपड़े बदल देने के लिए उसे पीछे खींच लिया। यानी धम्मों की सास ने एक लड़की के कपड़े बदलने के लिए उसको पीछे खींच लिया। प्रसन्नों के पास लड़के के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं था, केवल एक कुर्ता था, जांघिया भी नहीं था। यानी प्रसन्नों को जो के लड़के के कपड़े बदलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने तारा के कान में कहा। तारा ने विमल जी को सूचना दी। भाग दौड़ हुई। कुछ मिनट बाद प्रसन्नों के बच्चे के लिए एक सफ़ेद कुर्ता और जांघिया आ गया। यानी वह जो प्रसन्न है उसने तारा को बताया और तारा ने विमल जी से और भाग दौड़ हुई और कुछ ही समय में उसके लिए नए कपड़े आ गए, सफ़ेद कुर्ता। कपड़े कुछ ढीले थे। प्रसन्नों ने प्रसन्नता से बच्चे का मुंह धोकर नए कपड़े पहना दिए। यानी कपड़े थोड़े ढीले थे, यानी बड़े थे, और वह प्रसन्नों ने उत्सुकता के प्रसन्नता के साथ बच्चे को तैयार किए, हाथ पांव धोए और नए कपड़े पहना दिए। सबको झोपड़ियों के सामने लाइनों में चुपचाप खड़े हो जाने के लिए समझाया गया। इससे आगे कोई न बढ़े। यानी सभी को झोपड़ियों के सामने एक लाइन में खड़े रहने के लिए कहा। एक सीमा रेखा भी वहाँ उनको बता दी कि इसके आगे कोई न बढ़े। छोटे छोटे बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाकर आगे किया जा रहा था। यानी जो छोटे बच्चे थे उनको कपड़े पहनाकर आगे किया जा रहा था। प्रसाद जी बच्चों को समझा रहे थे, बेटा हम आए तो तुम कहना नेहरू जी जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। यानी प्रसाद जी कह रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे, यदि हम नेहरू के साथ आएंगे तो तुम कहना नेहरू जी जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, ऐसा तुम करना। शी चुप चुप आ रहे हैं चुप। यानी वह कह रहे हैं कि बच्चों को कि चुप रहो शांत रहो, अभी वह आ रहे हैं आए हैं। झोपड़ियों के सामने पंक्तियों में खड़े लोग चौकन्ने हो गए। जरा आगे बढ़कर देख लेने की उत्सुकता से पंक्तियाँ टेढ़ी हो गई। यानी वह जो सभी पंत प्रधान आए और सभी वहाँ देखने के लिए उत्सुक हुए और जो पंक्तियों में खड़ा किया था वह टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियाँ हो गई। लोगों ने अपने बच्चों को सामने कर लिया। स्तब्धता छा गई। तारा सम्मान के बोझ से धड़कते दिल को सामने कर लिया। स्तब्धता छा गई।
तारा तारा सम्मान के बोझ से धड़कते दिल से झोपड़ी के दरवाजे के साथ चिपकी छोलदारी की ओर देख रही थी। यानी वह सब कुछ स्तब्ध था, सब कुछ शांत था और चाचा नेहरू जो थे वह सभी चल रहे थे। और तारा जो थी, तारा तारा एक धड़क तारा के हृदय में धड़क रही थी और वो धड़कनें बढ़ रही थी। और वह चुपचाप खड़े होकर दरवाजे झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ी होकर छोलदारी की तरफ देख रही थी। प्रसन्नों के लड़के दयाल और धम्मों की मुन्नी को हाथ जुड़वाकर झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया था। यानी जो धम्मों का लड़का था और वह धम्मों की लड़की पुत्री और उसका जो बच्चा था, उन दोनों को हाथ जोड़कर झोपड़ी के सामने खड़ा किया था। छोलदारी की ओर से एक छोटी सी भीड़ बढ़ी। भीड़ के आगे प्रसाद जी के साथ खद्दर की गांधी टोपी, अचकन चूड़ीदार पायजामा पहने चुस्त छल छल रहा जवान नुमा अधेड़ व्यक्ति आ रहा था। यानी वह सभी लोग शांत थे और एक तरफ वह झोपड़ी की तरफ भीड़ बढ़ी और उसमें गांधी टोपी पहने और खद्दर यानी जो खादी के कपड़े पहने, गांधी टोपी पहने, एक चूड़ीदार पायजामा पहने, एक हरधरा जवान नुमा अधेड़ व्यक्ति जो था वह चल रहा था। आचकन ने दूसरे बटन में अधखिला लाल गुलाब लगा हुआ था। यानी जो कोट था उस कोट में अधखिला एक गुलाब रखा हुआ था। प्रसाद जी मुंह उठाए पंजों पर उछलते हुए उनसे बात करते आ रहे थे। यानी प्रसाद जी जो थे वह उनसे बात करते हुए आ रहे थे। उनके पीछे डिप्टी कमिश्नर पुलिस अफसर डॉक्टर श्यामा मिसेज अग्रवाला चली आ रही थी। यानी आगे नेहरू जी थे, उसके पीछे जो डिप्टी कलेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी, अन्य ऑफिसर, और उसके बाद डॉक्टर श्यामा और मिसेज अग्रवाला भी चली आ रही थी। स्त्रियों की झोपड़ी के सामने आकर प्रसाद जी ने बताया, हम इस झोपड़ी में अपने परिवार से बिछड़ी अभागी स्त्रियां हैं। यानी स्त्रियों की झोपड़ी की तरफ आने के बाद या उस पर रुककर बताया प्रसाद जी ने, इस झोपड़ी में अपने परिवार से बिछड़े और अभागी स्त्रियों को हमने रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जरा ठिठके, झुककर दयाल और धम्मों की मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा और पीछे चलते चलते लोगों से पूछ लिया, बच्चों को दूध मिलता है। यानी वह कहते हैं कि पंत प्रधान जो थे वह आए और वहाँ पर आने के बाद जो धम्मों की लड़की और जो प्रसन्नों का बच्चा था, उनके सिर पर हाथ रखा और उसको दुलारा और आगे चल दिया और चलते चलते पूछा कि बच्चों को दूध मिलता है क्या। पीछे चलते लोगों की आंखें आपस में मिली। प्रसाद जी और डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत एक सार्थ उत्तर दिया, यस सर, जी हाँ। यानी उस पंत प्रधान ने कहा कि बच्चों को दूध मिलता है क्या, और वह तभी जो उनके पीछे चलने वाले लोग, प्रसाद जी, विमल और अन्य वहाँ के जो कर्मी थे, उन्होंने एक दूसरे से आंखें मिलाई और तुरंत सार्थक उत्तर दिया कि यस सर, ये वास्तव में नहीं देते थे। पंत प्रधानमंत्री लाइन की अंतिम झोपड़ी से झोपड़ियों की दूसरी गली में आ गए थे। यानी वह लाइन में दूसरी झोपड़ी की तरफ आ गए थे। एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर पुकार लिया, महाराज जी, तुम्हारा राज बरकरार रहे, हमें जबरदस्ती हमारे पक्के मकानों से उठा लाए हो। यानी वह दूसरी झोपड़ी की तरफ गए और वहीं पर एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने हाथ जोड़कर कहा पंत प्रधान से, महाराज जी, तुम्हारा राज बरकरार रहे, यानी तुम्हारा राज कायम रहे, हमें ज़बरदस्ती हमारे पक्के मकानों से उठा ले आए हो। ऐसा वह पंत प्रधान से कह रहा है वह बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर कि महाराज जी, आपका जो राज है वह बरकरार रहे, यानी बना रहे, आपका जो राज है वह बना रहे और हमें आपने ज़बरदस्ती अपने पक्के घरों से, मकानों से उठाकर लाए हो, ऐसा वह कहता है। यहाँ कोई कच्ची कोठरी ही दे दो, नहीं दे सकते तो इस झोपड़ी से क्यों निकाल रहे हो। यानी वह कह रहे हैं कि हमें कोई यहाँ पर या कच्ची तो कोठरी भी दे दो, लेकिन हमें यहाँ से, इस झोपड़ी से क्यों निकाल रहे हो, ऐसा वह कह रहा है। प्रधानमंत्री ठिठक कर अपनी अचकन का बटन खींचने लगे। यानी जो पंत प्रधान वह बात सुनकर थोड़े ठिठक गए और थोड़े से विस्मित हुए और उन्होंने अचकन यानी जो आपका कोट था वह कोट का बटन खींचने लगे। प्रसाद जी ने और डिप्टी कमिश्नर ने धीमे शब्दों में प्रधानमंत्री को कुछ समझाया। यानी प्रसाद जी और कमिश्नर ने एक धीमे शब्दों में, एक हल्के आवाज़ में कुछ तो प्रधानमंत्री को समझाया।
प्रधानमंत्री ने झुंझलाहट दबाकर उत्तर दिया, यह कैंप का कानून है, नियम है। हम सब जगह कोई न कोई कानून होता है। અને प्रधान करे कि यह कैंप है, यहाँ के भी कुछ कानून नियम होते हैं। सब जो है वह अपनी अपनी जगह अलग अलग नियम होते हैं। हम जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं ले सकते। वे आगे बढ़ गए, यानी उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम जिंदगी भर तो नहीं संभाल सकते, हमने किसी का ठेका यानी किसी का ठेका तो नहीं लिया है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गए। बूढ़ा फिर पुकार कर कुछ कहना चाहता था। पीछे चलते लोगों ने उसे संकेतों और धीमे स्वरों में आश्वासन देकर चुप कर दिया। यानी बूढ़ा फिर से पुकार कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाकी के जो अफसर थे उन्होंने उसको धीमे स्वर में आश्वासन देकर चुप कर दिया। छोलदारी के समीप 100-125 शरणार्थी एकत्र हो गए थे। लाउड स्पीकर कर प्रसाद जी का शोर सुनाई दिया। परम आदरणीय पंत प्रधानमंत्री, जो भाइयों और बहनों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दिलों के बादशाह, हमारे देश के यत्न, हमारे नेता और हमारे पंत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर यहाँ आना स्वीकार किया है। नेहरू जी भारत के ही नहीं, संसार के यत्नों में से है। हमारे देश को उनका और गांधी जी का भी भरोसा है। यानी लाउड स्पीकर लगा हुआ है और वहाँ पर जो प्रसाद जी वहाँ जाकर मंचन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे देश के सौभाग्यशाली पंत प्रधान जी है, ऐसा वहाँ बोल रहे हैं। और वहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए वहाँ प्रयत्न कर रहे हैं और महात्मा गांधी और नेहरू पर हमें भरोसा है, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। यह क्या फिजूल, पंत प्रधानमंत्री की आवाज़ ने टोक दिया। यह क्या फिजूल, प्रधानमंत्री की आवाज़ ने टोक दिया। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह क्या फिजूल, यानी प्रसाद जी को कह रहे हैं कि यह क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, ऐसा कह दिया। प्रधानमंत्री ने प्रसाद जी को लाउड स्पीकर के सामने से एक तरफ धकेल दिया। यानी वह कह रहे हैं प्रसाद जी को नेहरू कि ये क्या अनाप शनाप बातें बोल रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा और उनको लाउड स्पीकर के सामने से उनको धकेल दिया। प्रसाद जी ने प्रसन्नता से दांत तीखा दिए और बोले, आदरणीय पंत प्रधानमंत्री कुछ शब्द कहेंगे। यानी वह धकेल दिया और कहाँ प्रसाद जी ने प्रसन्नता से दांत दिखा दिए, यानी कुछ विस्मित होकर हंसकर बोले। मन में तो एक लज्जास्पद हुई, लेकिन फिर भी वह हंसकर बोले कि आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ शब्द कहे। और प्रधानमंत्री अपनी अचकन का बटन खींचते हुए बोले, इस कैंप में रहने वाले भाइयों और बहनों, यानी मंच पर आप बोल रहे हैं, माइक पर पंत प्रधान पंडित नेहरू बोल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि इस कैंप में रहने वाले भाइयों और बहनों, तारा ने शरीर में सिहरन की झंझनाहट अनुभव की, देश के कर्णधार का शोर। यानी उन्होंने भाइयों और बहनों कहा कि एक तारा के शरीर पर कुछ सिहरन सी उत्पन्न हुई और वह देश के कर्णधार का शोर था। यानी देश का जो पंत प्रधान जो था वह देश का कर्णधार था, वह उसके हाथों में देश की सब कुछ था, ऐसा वह करे। सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने और आपकी हालत देखने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। यानी वह कहते हैं कि पंत प्रधान भी है और वह सभी लोगों की परेशानियों से जानते थे और वह कहते हैं कि सभी की तकलीफ़ों को मैं जानता हूँ, यह करता हूँ और आपको देखने के लिए, आपकी तकलीफ नज़दीक से देखने के लिए, जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुछ ऐसी राजनीति तब्दीलियाँ हमारे मुल्क में वाकया हुई है जिनके अच्छे नतीजों के साथ साथ बुरे नतीजे भी सामने आए हैं। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं। हम अगर अच्छे नतीजों का कबूल करते हैं तो बुरे नतीजे से भी नहीं बच सकते। यानी यह जो है यह पूछा जाने वाला वाक्य है। पर नेहरू जी कहते हैं कि कुछ अच्छे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कुछ बुरा भी होता है, ऐसा वह कह रहे हैं। और यहाँ तक हम रुकते हैं और इसके आगे का भाग कल की वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, जाने से पूर्व ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।